दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लालू यादव और नीतीश कुमार का एक साथ आना अब यह सिर्फ वक्त की बात बताई जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति जो पुरानी राजनीति को एक नए कलेवर में लेकर आ रही है कि बचेंगे तो कटेंगे, मियां से मछली नहीं खरीदनी है, या कोई एमएलए मस्जिद में घुसकर उटपटांग हरकतों की धमकी देता है, तो क्या उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अलग होने की सोच रहे हैं? ये तमाम कारण दरअसल अपनी जगह है जिससे नीतीश कुमार को अपनी राजनीति को तय करना है, जिसकी वो क्या ट्रिपल सी की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो जहां कम्युनलिज्म क्राइम के वेश में सामने आता है, अक्सर सामने आता है, यानी सांप्रदायिकता हमेशा अपराध के वेश में सामने आती है, तो क्या ट्रिपल सी में दो सी को एक साथ वो जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसे छोड़कर तीसरी दिशा में जाएंगे? या फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो राजनीतिक मजबूरियां लालू यादव की भी राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, और यह मजबूरी इन दोनों को एक साथ आने पर मजबूर कर रही है, पर उन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जिन परिस्थितियों में मंडल फोर्सेज, जनता दल परिवार की पार्टियां एक साथ दल के रूप में ना सही तो गठबंधन के रूप में ही सही साथ आने के लिए विवश होती दिखाई दे रही है। और इन व्यवस्था को जरा अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि नीतीश कुमार अब चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकने का निर्णय नहीं ले सकते। नीतीश कुमार अब चाह कर भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग रहने का फैसला शायद नहीं ले सकते। कारण दरअसल यह है कि बिहार के वोटर्स के बीच, बिहार की जनता के बीच, नीतीश कुमार की अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बीच, तेजस्वी यादव की अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बीच अब मुख्यमंत्री बनना या बनाना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि जो उनके मुद्दे हैं, उनके मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जी चुरा रही है, तो उस मुद्दे को लेकर जो सक्रिय ताकतें हैं, जो उस मुद्दे में रुचि दिखा रही है, उनके साथ जाने में क्या दिक्कत है? चाहे वो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो, या जाति गणना का मुद्दा हो, या कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के दायरे को और ज्यादा विस्तारित करने का मुद्दा हो। ये सारे फैक्टर एक साथ आकर जब जुड़ रहे हैं तो इन्हीं फैक्टर्स के आईने में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों और सांसदों की बैठक को रखा जा सकता है। यह बात जरूर है कि पहले जो जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता था, नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष को पलटवाने का खेल खेलते थे, अपने सत्ता में जहां है वहीं बैठे रहते थे, लेकिन विपक्ष को पलटासन करने पर मजबूर कर देते थे। जिसे चाहते थे उसे विपक्ष बना देते थे, और जिसे चाहते थे उसे सत्ता का स्टेपनी बना देते थे। वो परिस्थितियां तो विद्यमान है, लेकिन तब वो परिस्थितियां केंद्र की राजनीतिक सेहत पर बहुत असर नहीं डालती थी। लेकिन अब तो ये हालात आ गई है। अब जो हालात निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन हालात में ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार का इस बार का जो खेल होगा, इस बार जो बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने की प्रक्रिया होगी, वो दिल्ली की सत्ता से नरेंद्र मोदी की रुखसती का फरमान होगी। क्योंकि लोकसभा का अंक गणित आप सभी जानते हैं, 32 सीटें बहुमत से भाजपा कम है, और नीतीश कुमार के जाने का मतलब होगा, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने का मतलब होगा चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर का हद से बढ़ जाना। और चंद्रबाबू नायडू जब इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो अकेले ही सरकार गिरा सकते हैं, तो एक दिन के लिए भी शायद इस गठबंधन के साथ ना टिक पाए। नरेंद्र मोदी के प्रति, अमित शाह के प्रति, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति, बीजेपी के एजेंडे के प्रति और मौजूदा बीजेपी के कार्यप्रणाली के प्रति जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू के मन में अविश्वास है, जो गठबंधन होने के पहले तक उनकी जुबान से सार्वजनिक तौर पर कई बार भाषाई मर्यादाओं को लांघते हुए भी निकलता रहा है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि वो सिर्फ तभी तक का इंतजार कर रहे हैं सरकार से अलग होने के लिए, जब तक कि उनके पास सरकार को गिराने की ताकत नहीं आ जाए। और सरकार को गिराने की ताकत उनके पास तभी आएगी जब नीतीश कुमार इस गठबंधन को टाटा बाय बाय कह दे। अब वो टाटा बाय बाय करने की घड़ी करीब आती हुई प्रतीत हो रही है। दरअसल मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की व्यवस्था बन गई है एक साथ आना। तो पहली बात यह है कि नीतीश कुमार का जो एजेंडा है,
जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो सोशल एजेंडा है, वो उनमें से कोई भी भाजपा के साथ पूरा नहीं होना है। ना तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना है, ना ही विशेष पैकेज पर कोई बात होनी है। दिल्ली से कह दिया गया कि एक्सप्रेसवे बनेगा, एक्सप्रेसवे दिल्ली बनाएगी, बिहार को पैकेज नहीं दिया जाएगा कि आप एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जहां चाहे एक्सप्रेसवे बनाएं, वो दिल्ली बनाएगी। और बिहार में एक्सप्रेसवे बिहार के हितों के लिए बने ना बने, पूर्वोत्तर का रास्ता, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का रास्ता बिहार होके जाता है, तो नीतीश कुमार मांगे ना मांगे, एक्सप्रेसवे तो बिहार होते हुए जाना ही था। उसे पैकेज बता करके वाहवाही लूटने की कोशिश को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। जहां तक वोटर्स की बात है, नीतीश कुमार की अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की बात है, अपने समीकरणों को दुरुस्त करने की बात है, उनके मिजाज को परखने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में तो फिट बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। 19 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गवर्नेंस के मॉडल पर तमाम सहमतियां असहमतियां हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे लालू यादव के पास एक डेडिकेटेड वोटर है जो बिना सत्ता के ही है, सत्ता जाने के बावजूद उनके साथ बना हुआ है, जो उन्हें राजनीतिक तौर पर मुकाबले में रखता है, उस तरह का वोटर नीतीश कुमार के पास कम से कम जब तक सत्ता है तब तक तो विद्यमान है। जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी है तब तक वो वोट बैंक उनके साथ बना हुआ है। और इसमें से अगर अल्पसंख्यक मतों को छोड़कर माइनस माइनॉरिटी यदि बात करें तो दोनों का कलेक्टिव वोट बैंक 28 से 30% के करीब होता है। करीब 14 साढ़े 14% राजद का वोट होता है, 14-15% नीतीश कुमार का वोट होता है। राजद का अपना वोट जानते हैं कि एक जाति विशेष का वोट है, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल का एक तरफा और जबरदस्त प्रभाव है। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक, लव कुश समीकरण का वोट बड़ा हिस्सा, अति पिछड़ा वर्ग का एक ठीक ठाक हिस्सा और महादलित वर्ग का एक ठीक ठाक हिस्सा। यह होने को 18-20% भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम पर भी काउंट करें तो ये 14-15% है। तो ये दोनों वोट बैंक एक तभी हो सकते हैं जब चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का चेहरा हो। याद रखिए, दोनों एक हो जाएं और चेहरा तेजस्वी यादव का लग जाए तो इनमें से अधिकांश वोटर छिटक जाएंगे। नीतीश कुमार का चेहरा होगा तो ये तमाम वोटर्स एक साथ होंगे, और जब ये तमाम वोटर्स एक साथ होंगे तो जो 18% के करीब बिहार का माइनॉरिटी वोटर्स है, अल्पसंख्यक वोटर्स है, उनके पास भी सिर्फ एक विकल्प होगा, सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प जिसे उन्हें वोट करना है। यानी तकरीबन 50% के आसपास जाता हुआ एक ऐसा वोट बैंक है जिस वोट बैंक की काट बिहार में किसी के पास नहीं है। और इस वोट बैंक के सहारे बिहार की विधानसभा में 2010 जैसे नतीजे नीतीश कुमार को मिल सकते हैं। 2010 में जब नीतीश कुमार के पहले 5 साल के बेहतरीन कार्यकाल का एक जलवा दिखाई दे रहा था कि कम से कम उस कार्यकाल में लोगों ने भी महसूस किया था कि 2005 से 10 के 5 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया है, और उस काम के आधार पर उन्हें बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें मिल गई थी। आज वही स्थिति बन रही है, खास करके सामाजिक न्याय के मुद्दे को मुख्य विमर्श में आने के बाद, कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए, अगर नीतीश कुमार के अंडर में उनकी सरकार में तेजस्वी एक बार फिर डिप्टी सीएम के रूप में आ गए, तो उस परिस्थिति में 2010 के आंकड़े को दोहराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वहां की परिस्थिति में अगर राजद और जदयू 100-100 सीटें लड़ती हैं, जिसकी चर्चा चल रही है, और उन्हीं परिस्थितियों में 100-100 सीटों पर ये दोनों लड़े, 43 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आपस में बांट लें, तो उस परिस्थिति में 200 का आंकड़ा मुश्किल नहीं होता है, उस आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा डेडिकेटेड वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी 2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त तो एक उम्मीद की किरण थे। याद रखिए, 2015 में भी नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन ने 3/4 बहुमत हासिल किया था। तकरीबन 75% सीटें जीत ली थी इस गठबंधन ने बिहार विधानसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 53 सीटें जीती थी। 1/4 से थोड़ा ही कम सीट जीती थी बीजेपी। कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए तकरीबन 1 साल ही हुए थे, और 1 साल बीतने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी एक उम्मीद के किरण थे। वोटर के बीच उनका ग्लैमर था, उनका आकर्षण था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आकर्षण नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी 10 साल की सत्ता बिताने के बाद, 10 साल सत्ता में रहने के बाद, सियासत में एक सामान्य राजनेता की तरह जो सत्ता में किसी प्रकार बना हुआ है,
वो छवि उनकी है। अब वो आकर्षण का केंद्र नहीं है वोटर्स के बीच। तो ये फर्क है कि आज की भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के दम पर, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों के दम पर वो 53 छोड़िए 33 सीट लाने में भी आफत आ सकती है। वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखरा हुआ है। बीजेपी का सबसे डेडिकेटेड वोटर वैश्य वोट वो जाति जनगणना के बाद कई पार्ट में बिखरा हुआ है। पिछड़ा अति पिछड़ा में जो बिखरा हुआ था उतना ही नहीं है, कई अलग अलग जातियों में बिखरा हुआ है। सवर्ण वोट भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर आपस में पॉलिटिकल राइवलरी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दौर में प्रवेश कर चुका है। प्रशांत किशोर बीजेपी के वोटर्स के बीच एक अट्रैक्शन बन रहे हैं। जो भी वोट प्रशांत किशोर की प्रस्तावित पार्टी को मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही अधिकांश वोटर होंगे। तो एक चिंता यह है कि बीजेपी के साथ अगर लड़के 100 सीटें लड़ने का मौका मिले तो क्या स्ट्राइक रेट वही रहेगा जो राजद के साथ मिलकर रहेगा? स्वाभाविक है कि बीजेपी के पास उतना बड़ा सामाजिक समीकरण नहीं है, तो उतना बड़ा वोट भी उन्हें नहीं मिलेगा, उतनी बड़ी चुनावी संभावनाएं भी नहीं बनेगी। तो फिर स्ट्राइक रेट का तो सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार 80 सीटें जीत लें। और आज की तारीख में जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, नरेंद्र मोदी की अपनी प्राथमिकता है कि 240 के आंकड़े को 272 के कितना करीब वो लेकर जाए, कितने दलों से लोग उनकी पार्टी में आकर शामिल हो जाए। नीतीश कुमार की प्राथमिकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 80 विधायक या 80 पार या 80 के करीब वो कितना करीब पहुंच जाए। और इन दोनों प्राथमिकताओं के बीच एक तरफ वोट की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ समीकरणों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद अब कम से कम इस मुगालते में नहीं है जिस मुगालते में 2020 में था। 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे, तो राजद के लोगों को यह लग रहा था कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के बूते ही यह संभव हुआ है, या नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो काफी हद तक बताई गई उस वजह से संभव हुआ है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि 2020 के नतीजे में और राष्ट्रीय जनता दल को मिलने वाली 75 सीटों में चिराग मॉडल के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चिराग मॉडल की वजह से, यानी चिराग पासवान की पार्टी टारगेटेड तरीके से जिस तरह जितनी सीटों पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रही थी उसका एक पॉलिटिकल डिविडेंड, राजनीतिक लाभांश तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल को मिला था, जिससे उनकी सीटें 75 तक पहुंच गई थी, अन्यथा 50 के नीचे रहने का खतरा था। तो ये बात लोकसभा चुनाव ने साबित कर दी कि राष्ट्रीय जनता दल के पास वोट तो है, लेकिन सीटों में बदलने की, वोट को नतीजों में बदलने की ताकत राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं है। और नतीजों में बदलने की ताकत बिहार में उसी गठबंधन के पास आती है जिस गठबंधन के पास नीतीश कुमार होते हैं। और ये बात बिहार के 4-5 विधानसभा चुनाव में, 2005 के दोनों चुनाव में, पहले में बहुमत मिलते मिलते रह गया था, 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में साबित हो चुकी है। तो ये एक व्यवस्था है। दूसरी, जाति जनगणना के मुद्दे पर जिसके सबसे बड़े चैंपियन स्वाभाविक है नीतीश कुमार है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस मुद्दों को लेकर जनगणना भी कराया, डेटा भी सार्वजनिक किया, आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी किया जिसे हाईकोर्ट ने बाद में रद्द किया, लेकिन किया तो आगे तो बढ़े। अब उस मुद्दे को लेकर एक तरफ राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा है कि सितंबर में, यानी इसी महीने या अगले महीने तक जनगणना का नोटिफिकेशन आ सकता है और उसमें जाति वाले फैक्टर का समावेश कर दिया जाए, यानी जाति गणना करा ली जाए। तो मुद्दा नीतीश कुमार का, और कैश करें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। ये भला कैसे हो सकता है? ये परिस्थितियां भी नीतीश कुमार देख रहे हैं कि इन परिस्थितियों में फिर उनके पास क्या बचेगा। तो उनके लिए भी इंडिया गठबंधन में जाना एक बहुत बड़ा एक विकल्प इसलिए दिखाई दे रहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाते हैं, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में, तब नरेंद्र मोदी जाति जनगणना का फैसला लेते हैं, तो यही माना जाएगा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दबाव में और आनंद फानंद में फैसला लिया है, तब भी क्रेडिट नीतीश कुमार के हिस्से गिरेगा। राहुल गांधी को भी उस गठबंधन में जाकर काफी हद तक जाति गणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा तो ओरिजिनली उनका है जिनको राहुल गांधी राष्ट्रीय फलक पर लेकर चल रहे हैं।
तो ये सारी परिस्थितियां इस तरफ इशारा करती है कि एक तरफ क्रेडिट की बात, दूसरी तरफ जनाधार की बात, तीसरी तरफ इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट यानी चुनावी समीकरणों की बात, और चौथी तरफ नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अभी भी जो एक उम्मीद की किरण बची हुई है वो इस खंडित जनादेश के दौर में बची हुई है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यदि ऐसे आते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार बने और फिर उस परिस्थिति में ये शर्तें रखी जाए कि बिहार में तो सेकुलर गठबंधन की जीत हो गई, दिल्ली में सेकुलर सरकार की जरूरत इस लोकसभा में है, तो फिर तेजस्वी यादव भी जोर लगाएंगे, लालू यादव भी जोर लगाएंगे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। क्यों? ताकि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो। ये सारी परिस्थितियां एक जगह जाकर के जब इस रूप में नत्थी होती दिख रही है, जहां नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की व्यवस्था है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की व्यवस्था है, तो उस परिस्थिति में यही कहा जा सकता है कि अब फॉर्मेलिटीज शेष रह गई हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अंदर खाने संकेत दिए जा रहे हैं, मेल मिलाप के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का इंतजार कर मेल मिलाप कर लिया जा रहा है। अंदर खाने कितने मेल मिलाप हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि हमारे जैसे किसी पत्रकार को या किसी व्यक्ति को ये बताया नहीं जाएगा। औपचारिक तौर पर वही बताया जाता है जब बताने की नौबत आती है, लेकिन बिटवीन द लाइंस रीड करने पर साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की सियासत अब एक ऐसे बदलाव के दौर पर खड़ी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, दोनों को निराशा हाथ लगने वाली है। देखते जाइए होता क्या है, जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे भी बिहार दिलचस्प खबरें देता रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।